चैप्टर 741 दूसरे दर्जे का तीरंदाज महारती तीरंदाज। मैंने पहले ही किसी को वैद्य बुलाने भेज दिया है। सिद्धांत जी की आवाज में बेचैनी साफ थी, लेकिन राघवन जी के सामने वो जरा भी जल्दबाजी दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों को भेजो और पता लगाओ। किसमें इतनी हिम्मत आई कि मेरे स्टूडेंट पर हाथ उठा सके? राघवन जी ने कहा। उनके चेहरे पर खिंचाव साफ दिख रहा था, आंखों में दबा हुआ गुस्सा चमक रहा था। जी समझ गया। सिद्धांत जी कुछ पल सोचकर बोले, अर्णव आज नील ड्रैगन परिवार गया था। कहीं कादिल नील तो? राघवन जी ने हाथ उठाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। कादिल नील बेवकूफ नहीं है। वो अच्छी तरह जानता है कि अर्णव मेरा स्टूडेंट है। जब तक उसे जीने से ऊब न हो जाए, वो अर्णव का एक बाल भी टेढ़ा करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर कौन हो सकता है? सिद्धांत जी के चेहरे पर कड़वाहट और डर दोनों थे। अर्णव उनका इकलौता बेटा था। उम्र भी अब ढलान पर थी। अगर अर्णव को कुछ हो जाता तो उनका वंश ही खत्म हो जाता। अभी कुछ कहना मुश्किल है। लोगों को जांच पर भेजो। जैसे ही खबर मिले मुझे बताना। अर्णव का बदला जरूर लिया जाएगा, राघवन जी ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा। बहुत बहुत धन्यवाद राघवन जी। सिद्धांत जी ने तुरंत सिर झुका दिया। कुछ ही देर बाद दर्जनों वैद्य जबरदस्ती लगभग निमंत्रित करके जटायु परिवार में लाए गए। साथ ही कई महारती हर्बलिस्ट भी किनारे खड़े इंतजार कर रहे थे। आशीर्वाद मंत्र डाला गया तो अर्णव का चेहरा थोड़ा संभला। वैद्य तुरंत उसके घावों के इलाज में जुट गए। सिद्धांत जी ने जरा भी कंजूसी नहीं की। जटायु परिवार में बची हुई सारी उन्नत औषधियां उन्होंने अर्णव पर लगा दीं। कह सकते थे बेटे को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। काफी मशक्कत के बाद अर्णव की हालत आखिर स्थिर हुई, मगर चेहरा अब भी पीला पड़ा था। ओह! भयानक दर्द के बीच अर्णव ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। बड़ी मुश्किल से उसने सामने खड़े सिद्धांत जी और राघवन जी को देखा। पिताजी, टीचर, अर्णव, आखिर होश आ गया तुम्हें? बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने की? सिद्धांत जी ने बेचैनी से तुरंत पूछ लिया। अर्णव का सिर अब भी भारी था, लेकिन एक याद उसके दिमाग में बेहद साफ थी, वही याद जो निया ने पहले से उसके मन में बैठा दी थी। वो हल्का हिचकिचाया, फिर बोला, मुझे ठीक से नहीं पता। नील ड्रैगन परिवार से लौटते वक्त अचानक एक रहस्यमयी आदमी सामने आ गया। वो तीर धनुष चलाने वाला बेहद ताकतवर तीरंदाज था। कम से कम दूसरे स्तर का विशेषज्ञ। मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया। और फिर अर्णव ने बिल्कुल वैसा ही किस्सा सुनाया जैसा निया ने उसे सिखाया था। उसे बस इतना याद था कि एक मास्टर तीरंदाज ने उसे निशाना बनाया। उसके गार्ड एक एक करके मारे गए और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो खून के तालाब में पड़ा था। आखिरी ताकत जुटाकर ही वो किसी तरह वापस लौट पाया। सिद्धांत जी का चेहरा गुस्से और हैरानी से भर गया। जब उन्होंने सुना कि हमला करने वाला दूसरे स्तर का तीरंदाज था, तो उनका दिल और भी बैठ गया। राघवन जी, इस बारे में आपका क्या विचार है? उनकी आवाज में उम्मीद साफ थी। इतने ऊंचे स्तर के दुश्मन से निपटना उनके बस की बात नहीं थी। राघवन जी ने भौहें सिकोड़ लीं। रंगून साम्राज्य में दूसरे स्तर तक पहुंचे लोग गिने चुने ही हैं, और मैंने किसी भी महान तीरंदाज के ऐसे आगे बढ़ने की खबर नहीं सुनी। अर्णव, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? उसका चेहरा याद है? अर्णव ने सिर हिलाया। वो सच में तीरंदाज था, लेकिन चेहरा देखने का मौका ही नहीं मिला। उसने मुझे बेहोश कर दिया, क्योंकि यादें निया ने गढ़ी थीं। इसलिए देखने के लिए कुछ था ही नहीं। और तीरंदाज का जिक्र इसलिए किया गया था क्योंकि निया ने गार्ड्स पर तीरों से हमला किया था। अब चाहे राघवन जी को हल्का शक भी हो, सबूत खुद कहानी के पक्ष में खड़े थे। कमरे में अचानक भारी सन्नाटा छा गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था, असली खेल अभी शुरू हुआ था और अगली चाल ऐसी होने वाली थी जो पूरे रंगून साम्राज्य को हिला देगी।
आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 742 गोलन खत्री। यही है जिसने मेरे बेटे पर राघवन जी ने भौहें सिकोड़ लीं। रंगून साम्राज्य में दूसरे स्तर के विशेषज्ञ गिने चुने ही थे और उनमें एक भी तीर धनुष चलाने वाला तीरंदाज नहीं था। इसका मतलब साफ था, हमला करने वाला इस साम्राज्य का नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, सितारा महल के लोगों को छोड़ दें तो पूरे मंथन ग्रह में सिर्फ 3 तीरंदाज हैं जिन्होंने दूसरे स्तर की उन्नति हासिल की है। ब्लैक गैंग का गोलन, सप्तराज्य का दुर्रानी और दिव्य पंख भूमि का नागा। दुर्रानी और नागा अपने देशों से शायद ही बाहर निकलते हैं, इसलिए रंगून साम्राज्य में दिखाई देने की संभावना सिर्फ एक की है, गोलन खत्री। राघवन जी मंथन ग्रह के लगभग हर बड़े विशेषज्ञ से परिचित थे। ज्यादातर दूसरे स्तर के लोग सितारा महल से जुड़े थे और बाकी सबका रिकॉर्ड भी वहीं दर्ज था। राघवन जी की बात सुनते ही सिद्धांत जी को अचानक आधे साल पहले हुई एक अजीब घटना याद आ गई। राघवन जी, करीब आधा साल पहले राजधानी के कई रईस परिवारों में चोरी हुई थी। जटायु परिवार भी उनमें से एक था। उस समय हमारे महल की सुरक्षा बहुत कड़ी थी, फिर भी कोई चोर अंदर घुस आया और किसी को भनक तक नहीं लगी। तब हमें शक था कि ये ब्लैक गैंग का काम है, लेकिन आपकी बात सुनकर लग रहा है, क्या सच में वो गोलन ही था? उन्हें वो बेशर्म चोर याद आ गया जिसने अनगिनत लोगों की दुश्मनी मोल ले ली थी। अब सारी बातें जोड़ने पर ऐसा लग रहा था कि अर्णव पर हमला करने वाला भी वही था। राघवन जी ने हल्का सा सिर हिलाया। संभावना बहुत ज्यादा है। ब्लैक गैंग हमेशा से रहस्यमयी संगठन रहा है, यहाँ तक कि सितारा महल भी उनका सही ठिकाना नहीं ढूंढ पाया। वे अलग अलग देशों के रईसों को निशाना बनाते रहते हैं और चोरी में उनका कोई मुकाबला नहीं। अगर तुम्हारी बात सही है तो अर्णव पर हमला करने वाला गोलन ही होगा। उधर निया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आधा साल पहले की उसकी अनजानी चोरी इतनी बड़ी गलतफहमी खड़ी कर देगी। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है और इस बार गोलन बिना कुछ किए ही निया के सारे कारनामों का दोषी बना दिया गया था। उसे तो अर्णव का चेहरा तक नहीं पता था, फिर भी सिद्धांत जी और राघवन जी ने उसे ही हमलावर मान लिया। अगर इस समय गोलन वहां मौजूद होता तो शायद गुस्से में जमीन पर पैर पटक देता। राघवन जी, अब आप क्या करने का सोच रहे हैं? सिद्धांत जी की आंखों में गुस्सा भड़क उठा था। पहले मेरे जटायु परिवार में चोरी और अब मेरे ही बेटे पर हमला। क्या कोई चोर इतना घमंडी भी हो सकता है? राघवन जी ने शांत लेकिन भारी स्वर में कहा। ब्लैक गैंग के लोग सिर्फ अपने पेशे में ही माहिर नहीं होते, बल्कि बिना निशान छोड़े गायब होने में भी उस्ताद होते हैं। गोलन उनका तीसरा प्रमुख है और आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। अगर उसने छिपने का फैसला कर लिया तो फिलहाल उसका पता लगाना मुश्किल होगा। असली सवाल ये है, अर्णव ने ऐसा क्या किया कि उसने उसे इतनी बुरी तरह घायल कर दिया? राघवन जी आम लोगों को उंगली उठाकर भी खत्म कर सकते थे, लेकिन अगर सामने दूसरा स्तर का विशेषज्ञ हो तो उनकी बढ़त बहुत कम रह जाती थी। सैकड़ों सालों से ब्लैक गैंग मंथन ग्रह में खुलकर घूमते आए थे और इसकी वजह थी उनकी असली ताकत। राघवन जी उनसे डरते नहीं थे, मगर ऐसे दुश्मन सिरदर्द जरूर बन जाते थे जो हवा की तरह आते और गायब हो जाते। मुझे सच में नहीं पता, अर्णव ने ईमानदारी से कहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने गोलन को कब नाराज किया। ठीक है, अभी यहीं आराम करो, मैं देखता हूँ। मेरी मौजूदगी में जटायु महल के अंदर आकर वो तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत करता भी है या नहीं? राघवन जी ने ठंडी हंसी छोड़ी। अगर उनके पास अभी कोई और महत्वपूर्ण मिशन न होता तो वो उस चोर को ढूंढकर खुद सबक सिखा देते जिसने उनके स्टूडेंट को हाथ लगाने की हिम्मत की थी। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया, लेकिन किसी को एहसास नहीं था। असली तूफान अभी दूर क्षितिज पर आकार ले रहा था
और अगला कदम ऐसा होने वाला था जो कई छुपे राज एक साथ उजागर कर देगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 743 भाग जाओ। जटायु परिवार खत्म हो चुका है। जितना दूर जा सकती हो भाग जाओ। जैसे ही राघवन जी और सिद्धांत जी अर्णव के घावों को संभालने में व्यस्त थे, उसी समय एक छोटी सी परछाई चुपचाप जटायु परिवार की हवेली के अंदर घुस आई। वो बेहद सावधानी से गश्त लगा रहे पहरेदारों से बचती हुई सीधे भूमिगत तहखाने की तरफ बढ़ी। तहखाने के प्रवेश द्वार पर 4 बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। उसके होठों पर हल्की तिरछी मुस्कान उभरी। अगले ही पल उसका नन्हा शरीर भूत की तरह उनकी ओर लपका। चारों बॉडीगार्ड बस एक काली परछाई को अपने सामने से गुजरते देख पाए और फिर अचानक वही के वही जड़ हो गए। निया उनके बीच खड़ी थी। उसने तिरस्कार भरी नजर से उन पहरेदारों को देखा जो उसके श्राप के नियंत्रण में आ चुके थे। उंगलियां चटकाते ही चारों ऐसे खड़े हो गए जैसे उन्होंने उसे देखा ही न हो और अपने अपने स्थान पर पहरा देते रहे, जबकि निया उनके सामने से खुलेआम तहखाने में उतर गई। अंधेरे और नम तहखाने की हवा में सड़ांध की तीखी बदबू भरी थी। नाक सिकोड़ते हुए निया लंबी सीढ़ियां उतरती गई और धीरे धीरे जमीन के नीचे पहुंच गई। चारों तरफ इतनी नमी थी कि ठंडी हवा उसकी त्वचा से टकराकर सिहरन पैदा कर रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ गई। यहां का माहौल इतना खराब था कि कोई स्वस्थ इंसान भी ज्यादा दिन नहीं रह सकता। फिर पहले से ही बुरी तरह घायल धीरज जी कैसे जीवित रह सकते थे? ये सोचते ही निया का दिल भारी हो गया। वो आगे बढ़ती रही और आखिरकार अंधेरे में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन जैसे ही दृश्य साफ हुआ, उसके दिमाग में मानो धमाका हो गया। उसका पतला शरीर लड़खड़ा गया। 20 वर्ग मीटर से भी छोटी कोठरी के भीतर 8 थकेहारे आदमी दीवारों से टिके बैठे थे। ललित जी, जिनमें कभी वीरता की चमक हुआ करती थी, अब बिल्कुल टूटे हुए लग रहे थे। चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो गीली जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे और जमीन पर लेटे आदमी के सीने पर दोनों हाथ जमाए हुए अपनी शारीरिक साधना उसे देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और जमीन पर जिसकी सांसें धागे जैसी पतली रह गई थी, वो थे धीरज जी, जिनकी चिंता निया इतने समय से करती आ रही थी। अगर उनकी परिचित आभा न होती तो शायद निया उन्हें पहचान भी नहीं पाती। जो बूढ़ा कभी पर्वत जैसा मजबूत था, आज ठंडी जमीन पर लकवाग्रस्त पड़ा था। नीचे गंदा भूसा बिछा था। कपड़ों पर सूखे भूरे धब्बे जमे थे। हालांकि उम्र ज्यादा थी, फिर भी धीरज जी हमेशा स्वस्थ रहते थे। मगर अब उनके सारे बाल सफेद हो चुके थे। आधे साल में ही वो जैसे 10 साल बूढ़े हो गए थे। निया का दिल कसकर सिकुड़ गया। ललित जी हल्के कदमों की आहट सुन चुके थे, मगर उन्होंने सिर तक नहीं उठाया। बस भारी और कर्कश आवाज में बोले, तुम दरिंदों को एक दिन इसका फल जरूर मिलेगा। मैं मर भी गया तो भूत बनकर तुम्हें जिंदगी भर सताऊंगा। निया कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें लाल हो उठीं। ललित जी हमेशा कम बोलने वाले इंसान थे, फिर भी आज उनके मुंह से ऐसा घोर श्राप निकलना साफ दिखा रहा था कि सिद्धांत जी और निशा के पति ने उनके साथ कितनी निर्दयता की थी। निया की आवाज कांप गई, 5वें चाचा जी, मैं हूं। ललित जी का कमजोर शरीर अचानक सख्त हो गया। उन्होंने हैरानी से सिर उठाया। धीरे धीरे जब उन्होंने मुड़कर देखा तो हल्की रोशनी में निया का चेहरा दिखाई दिया। निया, तुम वापस क्यों आई? उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन में दोबारा निया को देख पाएंगे। अचानक उन्होंने पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाया, भाग जाओ। जटायु परिवार खत्म हो चुका है। जितना दूर जा सकती हो भाग जाओ और कभी वापस मत आना। उनकी आवाज में डर नहीं, बल्कि किसी अपने को बचाने की आखिरी कोशिश थी।
लेकिन निया की आंखों में अब डर नहीं था। वहां सिर्फ जलती हुई ठंडी दृढ़ता थी, क्योंकि इस अंधेरे तहखाने में उसने सिर्फ अपने परिवार की दुर्दशा नहीं देखी थी, बल्कि आने वाले तूफान की शुरुआत भी महसूस कर ली थी। और शायद अगला पल तय करने वाला था कि शिकार कौन बनेगा और शिकारी कौन। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 744। चाचा जी, आखिर ये सितारा महल है क्या और इसकी ताकत? निया ने दृढ़ आवाज में कहा। 5वें चाचा जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आप सबको यहां से निकाल कर ही रहूंगी। जी। 5वें चाचा जी के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभर आई। छोटी निया, तुम्हारे दादाजी और मुझे सिर्फ यह सोचकर ही सुकून मिल रहा है कि तुम हमें बचाने आए हो, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं कि तुम इसमें पड़ो। उनसे पहले कि किसी को तुम्हारी भनक लगे, तुम्हें अभी तुरंत यहां से चले जाना चाहिए। निया ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे लोहे की सलाखों के पास गई और ताले से छेड़छाड़ करने लगी। टक! एक हल्की आवाज हुई और कोठरी का दरवाजा खुल गया। निया अंदर चली आई। 5वें चाचा जी, मैं जाने वाली नहीं हूं। मुझे समझाने में ताकत मत लगाइए। उसकी जगह ये बताइए कि यहां आखिर हुआ क्या था। वह ललित जी के पास बैठ गई और बेहोश पड़े धीरज जी को देखने लगी। फिर उसने हाथ उठाकर अपनी शारीरिक साधना उनकी ओर प्रवाहित कर दी, ताकि ललित जी को थोड़ा आराम मिल सके। तू भी ना, जिद्दी लड़की। ललित जी समझ नहीं पा रहे थे कि हंसे या रोए। दिल ही दिल में उन्होंने लंबी सांस भरी। जिस बच्ची का कभी पूरे परिवार ने मजाक उड़ाया था, वही आज अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने चली आई थी। और दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्हें जटायु परिवार ने हमेशा सम्मान और सुख दिया, वही लोग अब विश्वासघात करके अपने ही खून के दुश्मन बन गए थे। सच में, जिंदगी कब क्या मोड़ ले कोई नहीं जानता। निया शारीरिक साधना देते हुए धीरज जी की हालत ध्यान से जांच रही थी। जैसा अर्णव ने बताया था, धीरज जी के अंदरूनी अंग धीरे धीरे जवाब दे रहे थे। उनकी शारीरिक साधना बिखरी हुई और बेहद कमजोर हो चुकी थी। अगर ललित जी लगातार अपनी शक्ति उन्हें न देते रहते, तो शायद वह अब तक जीवित ही न रहते। जितना साफ निया को उनकी हालत समझ आ रही थी, उतनी ही तेज उसके अंदर हत्या की इच्छा भड़क रही थी। सिद्धांत और निशा के पति ने धीरज जी की जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं की। इतनी गंभीर चोटों के बाद भी उन्होंने किसी वैद्य को बुलाना जरूरी नहीं समझा। निया के दांत गुस्से से भींच गए। चाचा जी, मुझे सब सच सच बताइए। आप सबकी ये हालत कैसे हुई? उसने कोने में बैठे उन घायल लड़ाकुओं की तरफ देखा। वे सब ललित जी के भरोसेमंद आदमी थे। शरीर पर घाव थे, चेहरों पर थकान और निराशा साफ झलक रही थी। निया को देखकर उनके चेहरों पर हैरानी और बेबसी एक साथ उभर आई। ललित जी ने भारी सांस ली और कड़वाहट भरी आवाज में बोले, सब उस सिद्धांत और निशा के पति की वजह से हुआ। उन दोनों नीचों की वजह से। उनकी आंखों में दबा हुआ क्रोध जल उठा। सिद्धांत हमेशा से चाहता था कि उसका बेटा परिवार का प्रमुख बने, और नई पीढ़ी में अर्णव की प्रतिभा सबसे बेहतर मानी जाती थी। शुरू में तुम्हारे दादाजी भी परिवार उसे सौंपने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी तुम बदल गईं। तुमने अपनी बुद्धि वापस पा ली और जटायु के साथ अनुबंध भी कर लिया। उन्होंने कड़वी हंसी हंसी। सिद्धांत जैसा चालाक आदमी कैसे सहन करता कि प्रमुख की कुर्सी उसके बेटे से छिन जाए? लेकिन तुम्हारे दादाजी फैसला कर चुके थे, उन्हें कोई बदल नहीं सकता था। तब वो कोने में घिरा कुत्ता बन गया और उसने आखिरी चाल चली। ललित जी की आवाज भारी हो गई। उसने सितारा महल के लोगों से हाथ मिला लिया और तुम्हारे दादाजी पर छुपकर हमला करवा दिया। कोठरी में बैठे सब लोगों की आंखें उस दिन की याद से भर आईं।
हमने जान लगाकर लड़ाई की, लेकिन हालात पलट नहीं सके। हारने के बाद सिद्धांत ने जटायु परिवार पर पूरा कब्जा कर लिया और हमें यहां कैद कर दिया। हर शब्द दर्द से भरा हुआ था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपना ही सगा भाई प्रमुख की कुर्सी के लिए इतना गिर जाएगा। निया की मुट्ठियां कस गईं। धीरज जी और ललित जी के साथ सैकड़ों लोग थे, लेकिन आज इस कोठरी में सिर्फ 5 ही बचे थे। वह आसानी से समझ सकती थी उस दिन कितनी खून खराबे वाली लड़ाई हुई होगी। उसकी आवाज ठंडी हो गई। चाचा जी, ये सितारा महल आखिर है क्या? ललित जी कुछ पल चुप रहे। उन्होंने निया की तरफ देखा, फिर लंबी सांस छोड़ दी। सितारा महल देवलोक जैसा ही एक स्थान है। फर्क बस इतना है कि देवलोक के बारे में सब जानते हैं, लेकिन सितारा महल के अस्तित्व के बारे में दुनिया में बहुत कम लोगों को पता है। कोठरी में फिर सन्नाटा छा गया, और उस सन्नाटे के बीच निया की आंखों में बदले की आग धीरे धीरे भड़क उठी, क्योंकि अब खेल सिर्फ परिवार को बचाने का नहीं रहा था, बल्कि पूरे रंगून साम्राज्य की नींव हिलाने वाला तूफान जन्म ले चुका था। और अगला कदम तय करेगा कौन बचेगा और कौन इतिहास बन जाएगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर चैप्टर भेजना। 745 महामहिम स्तर की औषधि। ललित जटायु जी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, असल में विद्रोह होने से पहले हमें सितारा महल के अस्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हमें तो तुम्हारे दादाजी ने तब बताया जब हमें यहाँ कैद कर दिया गया था। उन्होंने दीवार से टिकते हुए लंबी सांस ली, जैसे पुरानी यादें फिर से जिंदा हो उठी हों। उन्होंने बताया था कि सितारा महल मंथन ग्रह के चारों देशों के बनने से भी बहुत पहले से मौजूद एक संगठन है। उनका इलाका दुनिया की नजरों से बहुत दूर है। रंगून साम्राज्य में सिर्फ सम्राट और 5 बड़े परिवारों के प्रमुख ही उनके अस्तित्व के बारे में जानते थे। निया चुपचाप सुनती रही, उसकी आंखें गहरी होती जा रही थीं। ललित जटायु जी आगे बोले, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, पूरे महाद्वीप के सभी शक्तिशाली विशेषज्ञों को अपने अधीन इकट्ठा करना। लेकिन उनमें शामिल होने की एक शर्त होती है। निया ने हल्का सा सिर उठाया। क्या शर्त? दूसरे दर्जे का विशेषज्ञ बनना। जैसे ही कोई उस स्तर तक पहुंचता है, सितारा महल के लोग खुद उससे संपर्क करते हैं और उसे निमंत्रण देते हैं। कोठरी में बैठे सभी लोग अनजाने डर से भर उठे। सितारा महल, एक ऐसा नाम जो अब तक सिर्फ छाया में था। बाहर की दुनिया के लिए सितारा महल पूरी तरह रहस्य है। ललित जटायु जी बोले, तुम्हारे दादाजी ने भी इसके बारे में अपने बुजुर्गों से ही सुना था। रंगून साम्राज्य बनने से पहले 5 पौराणिक बीस्ट के स्वामियों का उनसे कुछ संबंध रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ वो दुनिया से गायब हो गए। उन्होंने गंभीर नजरों से निया को देखा। अगर राघवन के अचानक प्रकट होने की घटना न होती तो तुम्हारे दादाजी भी यकीन नहीं करते कि सितारा महल अब भी अस्तित्व में है। निया की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। दूसरे दर्जे का विशेषज्ञ, पूरे मंथन ग्रह में ऐसे लोग गिने चुने ही थे। हर राज्य उन्हें खजाने की तरह संभालता था, और सितारा महल ऐसे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहा था। उस संगठन की ताकत कितनी भयावह होगी, यह सोचकर ही दिल भारी हो जाता था। ललित जटायु जी को जितनी जानकारी थी वह सब धीरज जी से ही मिली थी, लेकिन अभी उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनसे कुछ पूछना असंभव था। अगर निया को सितारा महल के रहस्य जानने थे तो उसे धीरज जी के पूरी तरह होश में आने का इंतजार करना ही पड़ेगा।
धीरज जी की धीमी सांसें सुनते ही निया का दिल जैसे 1000 टुकड़ों में कट गया। उसने बिना एक पल गवाए अपनी जादुई अंगूठी से कई शीशियां बाहर निकालीं। ये सभी औषधियां महान हर्बलिस्ट करण जी द्वारा बनाई गई थीं, जिन्हें रवाना होने से पहले उन्होंने खुद निया को सौंपा था। 5वें चाचा जी, दादाजी को थोड़ा सहारा दीजिए। मुझे इन्हें औषधि पिलानी है। उसका एक हाथ अब भी धीरज जी के सीने पर था, जहां से वह लगातार अपनी शारीरिक साधना उनके भीतर पहुंचा रही थी। वह हाथ हटाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, क्योंकि धीरज जी की जीवन शक्ति लगभग समाप्त होने की कगार पर थी। उन्हें अब तक जिंदा रखने के लिए ललित जटायु जी अपनी सारी शारीरिक साधना लगभग खत्म कर चुके थे। ललित जटायु जी की आंखें उदास हो गईं। तुम्हारे दादाजी की चोटें बहुत गंभीर हैं। मुझे डर है कि ये औषधियां शायद। निया ने तुरंत कहा, ये साधारण औषधियां नहीं हैं। ये महारथी हर्बलिस्ट करण जी द्वारा बनाई गई हैं। पूरी तरह ठीक तो नहीं करेंगी, लेकिन उनकी जान जरूर बचा लेंगी। करण जी। ललित जटायु जी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मंथन ग्रह में करण जी का नाम कौन नहीं जानता था। अब तक उन्हें लगता था कि निया सिर्फ काला जादू सीख रही है और जड़ी बूटी का ज्ञान बस दिखावा है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास करण जी द्वारा बनाई गई औषधियां होंगी। ऐसी औषधियां बाजार में लाखों सोने के सिक्कों में बिकती थीं, और पूरे साल में मुश्किल से कुछ ही शीशियां बनती थीं। लेकिन अभी निया ने एक साथ दर्जनों शीशियां निकाल दी थीं। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। करण जी मेरे जड़ी बूटी के टीचर हैं। निया के पास ज्यादा समझाने का समय नहीं था। जैसे ही ललित जटायु जी ने धीरज जी को सहारा देकर उठाया, निया ने तुरंत औषधियां उनके मुंह में डालनी शुरू कर दी। साथ ही उसने अपनी शारीरिक साधना से उनके भीतर बिखरी ऊर्जा को धीरे धीरे संतुलित करना शुरू किया। एक के बाद एक दर्जनों महामहिम हर्बलिस्ट स्तर की औषधियां उनके शरीर में उतरती चली गईं। कुछ ही पलों में धीरज जी की सांसें पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो गईं। इतनी मात्रा में उच्च स्तर की औषधियां, जब तक शरीर में एक सांस भी बाकी हो, इंसान को मौत के दरवाजे से वापस खींच सकती थीं। यही थी महामहिम हर्बलिस्ट की असली शक्ति। ललित जटायु जी अविश्वास से धीरज जी का चेहरा देखते रह गए। धीरे धीरे उनका रंग लौट रहा था। जीवन वापस आने लगा था। फिर उन्होंने निया की तरफ देखा, जैसे पहली बार उसे सच में पहचान रहे हों। और उसी क्षण कोठरी के बाहर से आती हल्की पदचाप ने उस शांत पल को तोड़ दिया, मानो किसी ने अंधेरे में छिपकर सब कुछ देख लिया हो। और शायद अगला दरवाजा खुलने वाला था, लेकिन इस बार मेहमान नहीं, खतरा अंदर आने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 746। शायद जटायु परिवार की किस्मत सच में बदलने वाली थी। निया, आखिर और कौन कौन सी काबिलियत है तुम्हारे अंदर, जिसके बारे में हमें अभी तक पता ही नहीं? ललित जटायु जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उन्हें अपनी भतीजी अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। सिर्फ 6 महीनों में एक ऐसी लड़की जो पहले साधना तक नहीं कर सकती थी, सीधे ऊंचे स्तर की काला जादू साधक बन गई। ऊपर से शौर्य एकेडमी की प्रतियोगिता जीत ली और अब कह रही थी कि दुनिया प्रसिद्ध करण उसके टीचर हैं। निया हल्का सा मुस्कुराए। दादाजी धीरज जी की हालत धीरे धीरे संभलती देख उसके चेहरे की चिंता आखिर ढीली पड़ी। उसने धीरे से उनका हाथ छोड़ा और ललित जटायु जी की तरफ देखा। वे लगातार अपनी शारीरिक साधना की शक्ति धीरज जी के शरीर में भेज रहे थे, जिससे खुद उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। चेहरा पीला पड़ गया था, सांस भारी हो रही थी।
पांचवें चाचा, मेरे पास कुछ एडवांस स्तर की उपचार औषधियां हैं, आप ये ले लीजिए और बाकी चाचाओं में भी बांट दीजिए। निया ने बिना झिझक अपनी जादुई अंगूठी से सारी बोतलें निकालकर उनके हाथ में रख दी। ललित जटायु जी कुछ पल तक बस उन बोतलों को देखते रह गए। एडवांस स्तर की औषधियां, ये कोई साधारण चीज नहीं थी। पूरे जटायु परिवार में ऐसी गिनी चुनी बोतलें ही मौजूद थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, ये क्या करण जी ने बनाई है? निया ने सिर खुजलाते हुए थोड़ी संकोच भरी हंसी के साथ कहा, नहीं, टीचर जी अब ज्यादा औषधियां नहीं बनाते, ये मैंने खुद बनाई हैं। तो तुमने? ललित जटायु जी की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुन लिया। निया ने समझा कि शायद उन्हें उसकी हर्बलिस्ट काबिलियत पर भरोसा नहीं हो रहा, इसलिए उसने आराम से समझाया, ये सब पूरी तरह तैयार औषधियां हैं, आप निश्चिंत होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर जी ने खुद मेरी परीक्षा ली है, मैं अब एडवांस हर्बलिस्ट हूं, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। एडवांस हर्बलिस्ट, ये शब्द जैसे ललित जटायु जी के दिमाग में गूंजते ही रह गए। उनकी पूरी सोच जैसे उलट गई थी। उन्हें पहले से पता था कि निया काला जादू की साधक बन चुकी है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी धीरज जी ने नहीं बताया था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वही चुपचाप रहने वाली लड़की अब एक एडवांस हर्बलिस्ट भी बन चुकी है। सिर्फ 6 महीने, ये तो हद से ज्यादा असंभव था। किसी का इंटरमीडिएट तलवारबाज से महान तलवारबाज बनना भी बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन निया की तरक्की के सामने अर्णव की प्रगति भी सामान्य लगने लगी। 3 स्तर पार करना बड़ी बात? निया तो सीधे बिना शक्ति वाली लड़की से 4 स्तर पार करके ऊंचे स्तर की काला जादू साधक बन गई थी, और वो भी सिर्फ एक पेशे में नहीं, 2 अलग अलग क्षेत्रों में। ललित जटायु जी को सच में लगा उनका दिल ये सब सुनकर जवाब दे देगा। 5वें चाचा, निया ने धीरे से पुकारा। वे जैसे झटके से होश में लौटे। कुछ पल तक उन्होंने निया को जटिल भाव से देखा, फिर चुपचाप औषधियां लेकर घायल लोगों में बांटने लगे। जब उन्होंने खुद निया द्वारा बनाई गई औषधि की बोतल हाथ में ली, तो उनके चेहरे पर अजीब सा भाव था, हैरानी, गर्व और अविश्वास सब मिला हुआ। निया हंस पड़ी। चाचा, सच में कोई समस्या नहीं है, आराम से पी लीजिए। उसे समझ आ गया था, धीरज जी ने उसकी काला जादू वाली पहचान तो बता दी थी, मगर बाकी सारे राज अभी भी छुपा कर रखे थे, यहां तक कि अपने ही भाई से भी। ललित जटायु जी ने गहरी सांस ली। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं पी रहा हूं। उन्होंने बोतल खोली और एक ही घूंट में औषधि पी गए। जैसे ही औषधि शरीर में उतरी, गर्म ऊर्जा उनकी नसों में फैल गई। थकान धीरे धीरे कम होने लगी, और उनकी आंखों में निया को देखते हुए एक नई चमक उभर आई। शायद जटायु परिवार की किस्मत सच में बदलने वाली थी, लेकिन निया की असली ताकत अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। और अगला पल ऐसा रहस्य खोलने वाला था जो पूरे परिवार की नींव तक हिला देगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 747। कर्तव्यनिष्ठ बेटी जो अकेले पूरे परिवार की उम्मीद बन गई। जैसे ही पुनर्भरण औषधि उसके गले से उतरकर शरीर में फैलने लगी, ललित जटायु जी को अपने भीतर गर्माहट की एक लहर दौड़ती महसूस हुई। उस पल उनकी आंखें हल्की सी भर आईं, मानो भगवान ने सच में जटायु परिवार पर दया दिखाई हो। तभी तो उन्हें निया जैसी संतान मिली। भले ही सिद्धांत और निशा के पति जैसे 2 कपूत इस परिवार में पैदा हुए हों, लेकिन कम से कम निया जैसी कर्तव्यनिष्ठ बेटी भी तो थी, जो अकेले पूरे परिवार की उम्मीद बन गई थी। उन्नत स्तर की उपचार औषधि के असर से ललित जटायु जी और बाकी पहरेदारों के घाव तेजी से भरने लगे। यह देखकर निया ने बिना देर किए अपनी जादुई अंगूठी से कुछ और बोतलें निकाली, जादू शक्ति और शारीरिक साधना को वापस भरने वाली पुनर्भरण औषधियां।
अब ललित जटायु जी लगभग सुन्न पड़ चुके थे। वह चुपचाप एक के बाद एक औषधि पीते गए। अब अगर निया कोई और चौंकाने वाली चीज भी निकाल देती तो शायद उन्हें उतना आश्चर्य नहीं होता। उनके परिवार की छोटी निया सच में प्रतिभाओं की भी प्रतिभा थी। निया धीरज जी के पास बैठकर उनकी देखभाल करती रही, जबकि ललित जटायु जी और बाकी लोग अपनी ताकत जल्द से जल्द वापस पाने में लग गए। हालांकि धीरज जी की हालत सुधर रही थी, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से अभी तक उन्हें होश नहीं आया था। निया शांत चेहरा बनाए उनके पास बैठी रही, मगर उसके दिल में ठंडा क्रोध धीरे धीरे जमा हो रहा था। जैसे ही दादाजी होश में आते, वह अब खुद को रोकने वाली नहीं थी। सुबह, दोपहर और शाम सिद्धांत ने लोगों को खाना पहुंचाने का आदेश दे रखा था। इसलिए जब पहरेदार खाना लेकर आए, निया तुरंत छत की लकड़ी की बीम पर बिना आवाज किए चढ़ गई और अंधेरे में खुद को पूरी तरह छिपा लिया। पहरेदार अंदर आए, खाना रखकर चले भी गए, मगर उन्हें उसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। अंधेरे में छिपी निया को देखकर ललित जटायु जी अंदर तक हिल गए। वह खुद भी उसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे थे, तो साधारण पहरेदार कैसे कर पाते। जैसे ही पहरेदार चले गए, निया फुर्ती से नीचे कूदी। उसके पैर जमीन पर पड़े, मगर कोई आवाज नहीं हुई। ललित जटायु जी सूखी रोटी चबाते हुए उसे हैरानी से देखने लगे। छोटी निया, ये काला जादू की कला है क्या? उन्होंने उलझन में पूछा। निया एक पल को अटक गई। वह कैसे बताती कि ये उसकी पुरानी चोरी छिपे सीखी हुई हुनर भी है। उसे साफ याद था, परिवार में चोरी करते समय उसने ललित जटायु जी की शादी के लिए जमा की गई बचत भी नहीं छोड़ी थी। अगर उन्हें सच पता चल गया तो शायद अभी ही डांट पड़ जाती। बात घुमाने के लिए उसने तुरंत विषय बदल दिया। दादाजी की हालत अब स्थिर है, लगता है कल तक होश आ जाएगा। पांचवें चाचा जी, आप लोग कितने ठीक हो गए? निया की आंखों में हल्की चमक थी। उसने मन ही मन योजना बना ली थी। धीरज जी के जागते ही वह उन दोनों निर्दयी लोगों से हिसाब उनके सामने ही चुकाएगी। ललित जटायु जी ने जवाब दिया, लगभग 60 से 70% ताकत वापस आ गई है। निया के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। बस इतना काफी है। जब तक उनके पास बचाव और चलने फिरने की ताकत है, वह सबको यहां से सुरक्षित निकाल सकती थी। ललित जटायु जी ने और कुछ नहीं पूछा और चुपचाप साधना में लग गए। निया का आना उनके लिए आखिरी उम्मीद था, और अब वे उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं थे। अगले दिन जब सूरज की रोशनी धरती पर फैलनी शुरू हुई, कई दिनों से बेहोश पड़े धीरज जी आखिरकार धीरे धीरे जाग उठे। उन्होंने भारी पलकों को खोला और सबसे पहले जो चेहरा दिखाई दिया वह था निया का, जिसमें खुशी और राहत साफ झलक रही थी। छोटी निया, धीरज जी ने उलझन भरी आवाज में कहा। उन्हें साफ याद था, बेहोश होने से पहले सिद्धांत और निशा के पति ने उन्हें इसी भूमिगत तहखाने में कैद किया था। तो फिर निया यहाँ कैसे? निया की नाक हल्की लाल हो गई। आंसू रोकते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, दादाजी, मैं ही हूं। वह मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी, जिसने उसका आखिरी अपना उससे नहीं छीना। लेकिन धीरज जी के चेहरे पर खुशी नहीं, चिंता उभर आई। उन्होंने मुश्किल से बोलते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई? जल्दी यहाँ से चली जाओ, अभी, इसी वक्त। यहाँ रुकना मत। उनकी आवाज कमजोर थी, मगर उसमें अपने परिवार को बचाने की बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी। और निया समझ गई, अब सिर्फ बचकर निकलने का समय नहीं रहा, अब हिसाब बराबर करने का समय आ चुका था। लेकिन उन्हें क्या पता था
कि तहखाने के बाहर पहले ही एक नई चाल चली जा चुकी थी और अगला कदम पूरे जटायु परिवार की किस्मत बदलने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 748 सितारा महल की असली ताकत। अब निया की आंखें लाल हो गईं। चाहे ललित जटायु जी हों या धीरज जी, दोनों ने उसे देखते ही अपनी जान बचाने की बात नहीं की। उन्होंने उससे मदद नहीं मांगी, बल्कि सबसे पहले यही कहा कि वह तुरंत यहां से चली जाए। उन्हें अपनी सुरक्षा की जरा भी चिंता नहीं थी। उनकी बस एक ही चाह थी, निया सुरक्षित रहे। इतने गहरे स्नेह को देखकर वह कैसे भावनाहीन रह सकती थी। निया ने धीरज जी के कांपते हाथों को कसकर पकड़ लिया। दादाजी, मैं नहीं जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। उनसे निपटने का तरीका मेरे पास है। मैं आपको और पांचवें चाचा जी को यहां से बाहर ले जाऊंगी और सिद्धांत और नीतीश की कमजोर जिंदगी का अंत अपने हाथों से करूंगी। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें ठंडा दृढ़ निश्चय साफ सुनाई दे रहा था। धीरज जी ने गहरी सांस छोड़ी। उनकी आंखों में थकान और निराशा तैर गई। आह, तुम इस बात की गंभीरता नहीं समझती। ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें तुम दखल दे सको। तुम्हारे चाचाओं ने खुद भेड़िए को घर के अंदर बुला लिया है। जटायु परिवार अब खत्म होने की कगार पर है। अपने ही बेटों के विश्वासघात और एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के हमले ने धीरज जी का मन पूरी तरह तोड़ दिया था। निया की भौहें सिकुड़ गईं। वह समझ गई, दादाजी किसकी बात कर रहे हैं। क्या दादाजी सितारा महल की बात कर रहे हैं? धीरज जी चौंक गए। तुम्हें पहले से पता है? निया ने सिर हिलाया। अर्णव ने सितारा महल के राघवन को अपना टीचर मान लिया है। पांचवें चाचा जी ने भी मुझे उस संगठन के बारे में थोड़ा बताया है। मुझे पता है वह द्वितीय श्रेणी का विशेषज्ञ है। लेकिन उससे क्या? हमारा जटायु परिवार भी कोई कमजोर नहीं है। धीरज जी ने धीमे से सिर हिलाया। सितारा महल उतना सरल नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तुम्हारे पांचवें चाचा जी भी ज्यादा नहीं जानते। उन्होंने कुछ पल आंखें बंद की, जैसे बहुत पुरानी यादों को टटोल रहे हों। क्या तुम्हें पता है, देवताओं और दानवों के युद्ध में इंसान भी शामिल थे? इंसानों ने देवताओं का साथ देकर दानवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस युद्ध के बाद देवताओं ने आभार स्वरूप कई मानव योद्धाओं की शक्ति को भयावह स्तर तक बढ़ा दिया। और ये इतिहास की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। धीरज जी की धीमी आवाज गूंजती रही। जब युद्ध खत्म हुआ, देव जाति गिर गई और दानव अपने संसार में वापस खदेड़ दिए गए। लेकिन जिन इंसानों को देव शक्तियां मिली थीं और सामान्य लोगों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा हो गया। दुनिया की सबसे भयानक लड़ाई देखने के बाद वे सब युद्ध से थक चुके थे। इसलिए उन्होंने संसार से दूर जाकर एक साथ निवास बनाया, वही था सितारा महल। निया ध्यान से सुनती रही। उस युद्ध के बाद हजारों सालों में मंथन ग्रह ने अनगिनत आपदाएं देखीं, मगर सितारा महल के विशेषज्ञ शायद ही कभी सामने आए। केवल 4 देशों की स्थापना के समय उन्होंने दानवों को दबाने में सहायता की थी। धीरज जी ने आगे कहा, हमारे 5 महान परिवारों और सितारा महल की जड़ें भी उसी युद्ध से जुड़ी हैं। 5 पौराणिक बीस्ट्स ने इंसानों के साथ मिलकर उन्हीं विशेषज्ञों के साथ दानवों के आक्रमण का विरोध किया था। उन्होंने निया की तरफ गंभीर नजरों से देखा। सितारा महल का नियम हमेशा से रहा है, शक्तिशाली का सम्मान। जो लोग द्वितीय श्रेणी पदोन्नति तक पहुंचते थे, उन्हें मंथन ग्रह में पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता था। उनकी शक्ति और सामान्य लोगों के बीच अंतर इतना बड़ा था कि दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता था। इसलिए उन सभी विशेषज्ञों को सितारा महल में आमंत्रित कर लिया गया। कमरे की हवा भारी हो गई।
हजारों वर्षों में सितारा महल ने अनगिनत द्वितीय श्रेणी विशेषज्ञों को इकट्ठा कर लिया है। उनकी असली शक्ति क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ दिन पहले वहां का राघवन अचानक रंगून साम्राज्य में प्रकट हुआ और सिद्धांत का साथ देकर जटायु परिवार पर कब्जा करने लगा। धीरज जी की आवाज में चिंता साफ थी। मुझे नहीं पता उन्होंने अचानक मंथन ग्रह के मामलों में हस्तक्षेप क्यों किया। सैकड़ों साल बाद पहली बार वहां का कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सामने आया है। ये छोटी बात नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, छोटी निया, तुम उनका सामना नहीं कर सकती। निया कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि सितारा महल की उत्पत्ति इतनी पुरानी होगी। लेकिन एक बात उसे और ज्यादा चौंका रही थी। उसने मन ही मन पूछा, जालिम, तुम्हें सितारा महल के बारे में नहीं पता? जालिम की शांत आवाज उसके मन में गूंजी। देव और दानव युद्ध के बाद क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। निया ठिठक गई। मतलब? अगर उसे युद्ध के बाद की कोई बात याद नहीं, तो क्या इसका मतलब था? जालिम स्वयं उस देवदानव युद्ध के समय मौजूद था। और शायद आने वाला सच सिर्फ जटायु परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे मंथन ग्रह के इतिहास को बदलने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 449। जालिम, मेरी मदद करो। जालिम, तुम्हारे हिसाब से उस इंसान को हराने के कितने चांस हैं जिसने दूसरी श्रेणी की पदोन्नति हासिल कर ली है? निया ने मन ही मन पूछा। जालिम की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें साफ घमंड झलक रहा था। मेरा मुकाबला उस इंसान से मत करो जो जटायु तक को नहीं हरा सकता। निया कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे अचानक याद आया, यही वही जालिम था जिसने कभी सिर्फ एक उंगली से 8वें स्तर के बिस्ट को खत्म कर दिया था। इंसानों के बीच दूसरी श्रेणी की पदोन्नति वाले विशेषज्ञ बेहद ताकतवर माने जाते थे। केवल उसी स्तर के शिखर विशेषज्ञ ही पौराणिक बीस्ट का सामना कर सकते थे। लेकिन जालिम, वो तो जटायु से भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी और भयानक शक्ति वाला अस्तित्व था। उसकी आवाज में इंसानों के लिए हल्की सी तिरस्कार भरी ठंडक साफ महसूस हो रही थी। सच भी था, वो इंसान नहीं था। उसकी ताकत की तुलना इंसानों से करना ही बेकार था। निया की आंखें अचानक चमक उठीं। जालिम, मेरी मदद करो। यह पहली बार था जब निया ने उससे सीधे मदद मांगी थी। दिल की झील के बीच खड़े जालिम के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसकी आवाज ठंडी थी मगर अटल भी। जैसी तुम्हारी इच्छा। बस इतना सुनते ही निया का आत्मविश्वास आसमान छू गया। चेहरे पर चालाक सी मुस्कान फैल गई। अब राघवन से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वो धीरज जी की तरफ मुड़ी और बोली, दादाजी, चिंता मत कीजिए। उस राघवन को गायब करने का तरीका मुझे पता है। वो बस दूसरी श्रेणी का विशेषज्ञ है। भगवान भी आ जाए तो मुझे डर नहीं लगेगा। धीरज जी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उन्हें पता था कि उनकी पोती अलग है, मगर इतनी हद तक आत्मविश्वास? 3 पेशों में उपलब्धि हासिल करना बड़ी बात थी, पर दूसरी श्रेणी के विशेषज्ञ के सामने वो सब कुछ भी नहीं माना जाता था। फिर भी आज उसकी आंखों में जो भरोसा था वो अजीब तरह से सच्चा लग रहा था। निया मुस्कुराई, धीरे से उनका हाथ पकड़कर बोली, अब मैं आ गई हूं। जब तक मैं हूं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी मुस्कान में शरारत भी थी और ठंडी दृढ़ता भी। वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब जालिम खुद राघवन का सामना करेगा। धीरज जी ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा निया शायद इसलिए निडर है क्योंकि उसने अभी तक असली दूसरी श्रेणी के विशेषज्ञ की ताकत देखी ही नहीं। निया की आवाज अचानक गंभीर हो गई। जटायु हमारे परिवार की विरासत है। सिद्धांत और निशा के पति अब इस परिवार का हिस्सा नहीं रहे।
क्या मैं अपने पूर्वजों की मेहनत यूं ही किसी और को दे दूं? अगर ऐसा किया तो मैं अपने माता पिता की आत्मा का सामना नहीं कर पाऊंगी। धीरज जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहती हो। जटायु परिवार में कोई कायर नहीं होता। जब तक हम में से एक भी जिंदा है, कोई हमसे यह परिवार नहीं छीन सकता। उन्हें गर्व था कि अब भी इस परिवार की उम्मीद जिंदा है, और वो उम्मीद निया है। तभी ललित जटायु आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। मैं राघवन को शायद न हरा सकूं, लेकिन सिद्धांत और निशा के पति को आज नहीं छोड़ूंगा। चाहे जान चली जाए, उन्हें साथ लेकर ही गिरूंगा। उसकी शारीरिक साधना उफान मार रही थी। पांचों गार्ड तुरंत घुटनों पर बैठ गए। प्रमुख धीरज जी, हम आपके आदेश पर चलेंगे। धीरज जी की आंखें भर आईं। इन सैनिकों को उन्होंने खुद तैयार किया था, और आज ये उनके अपने बेटे से भी ज्यादा वफादार साबित हुए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, अब जटायु परिवार का भविष्य हमारे हाथ में है। चाहे जान चली जाए, लेकिन हम अपने परिवार के नाम पर दाग नहीं लगने देंगे। निया ने उन्हें सहारा देकर खड़ा किया। उनके बूढ़े चेहरे पर फिर से पुरानी वीरता लौट आई थी। कमरे के अंदर माहौल भारी था, लेकिन उसी भारी खामोशी के बीच एक तूफान जन्म ले चुका था। और बाहर सितारा महल की दीवारों के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो इस आने वाले टकराव का इंतजार कर रहा था, मानो असली खेल अब शुरू होने वाला हो। क्या अगले ही पल राघवन और जालिम आमने सामने होंगे, या इससे भी बड़ा राज खुलने वाला है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 750। 5। परिवार प्रमुख एक जगह आ गए। जटायु परिवार की हवेली के मुख्य सभागार में इस समय माहौल असामान्य रूप से भारी था। बीचों बीच सबसे ऊंची सीट पर राघवन आराम से बैठा था। उसके दोनों तरफ सिद्धांत और नीतीश, निशा के पति, बैठे थे, चेहरे पर बनावटी गंभीरता लिए हुए। और उनके सामने रंगून साम्राज्य के बाकी 4 महान कुलों के प्रमुख मौजूद थे। अर्णव जी की हालत अब स्थिर हो चुकी है। राघवन जी, अब आपको और क्या चाहिए? एक सौम्य चेहरे वाले बुजुर्ग ने शांत स्वर में पूछा। ये थे यंकेश के दादाजी, सफेद बाघ परिवार के वर्तमान प्रमुख, जहांगीर जी। जब अर्णव गंभीर रूप से घायल हुआ था, तब राघवन ने महान पुजारी हरीश जी को बुलाकर उसका उपचार करवाया था। हरीश जी के पास ही बैठे थे नील ड्रैगन परिवार के प्रमुख कादिल नील, किरण परिवार के प्रमुख और काला कछुआ परिवार के प्रमुख अहुरा निझूमी जी। आज सुबह राघवन के निमंत्रण पर वे सब दशकों बाद फिर से जटायु परिवार की हवेली में कदम रखे थे। धैर्य रखिए, राघवन ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा। उसकी आवाज में अहंकार साफ झलक रहा था। मैंने आप सबको यहाँ एक जरूरी बात के लिए बुलाया है। चारों प्रमुखों के सामने भी उसने जरा सा सम्मान नहीं दिखाया। उसका व्यवहार ऐसा था जैसे वो सब उससे नीचे हों। कभी पांचों परिवार पौराणिक बीस्टों की रक्षा में फलते फूलते थे। प्रतिभाशाली लोग हर जगह से आते थे। लेकिन वर्षों पहले जब पांचों पौराणिक बीस्ट गहरी नींद में चले गए, तब से इन परिवारों की ताकत और प्रतिष्ठा धीरे धीरे घटती चली गई। अब हालत यह थी, जो परिवार कभी सितारा महल के बराबर खड़े होते थे, वही आज कमजोर दिखाई देने लगे थे। कहिए, बात क्या है? एक प्रमुख ने शांत लेकिन पैनी नजर से पूछा। उम्र ने उन्हें और अधिक समझदार बना दिया था। राघवन हल्का मुस्कुराया। सिद्धांत के अनुसार कुछ महीनों पहले आप सबके परिवारों में चोरी की घटनाएं हुई थीं। एक दुस्साहसी चोर आपकी हवेलियों में घुसा और काफी नुकसान पहुंचाया। चारों प्रमुख अनुभवी लोग थे। वे समझ गए, यह बात यूं ही नहीं उठाई गई। सबने साधारण प्रतिक्रिया दी, मानो असली बात सुनने का इंतजार कर रहे हों। हाँ, ऐसा हुआ था, अहुरा जी ने सिर हिलाया। राघवन ने ठंडी हंसी छोड़ी।
कभी पांचों परिवारों की कैसी शान थी, और आज हालत देखिए। एक ही चोर बार बार आपको लूटता रहा और आप उसे पकड़ भी नहीं पाए। लगता है आपकी पुरानी महिमा अब सिर्फ कहानी बनकर रह गई है। उसके शब्दों में खुला अपमान था। चारों प्रमुखों के चेहरे कठोर हो गए, मगर उन्होंने गुस्सा दबा लिया। वे जानते थे अब वे सितारा महल से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं रहे। अपमान सहना ही मजबूरी थी। राघवन आगे बोला, सितारा महल का पांचों पौराणिक बीस्टों से कुछ संबंध रहा है, इसलिए मैं आपको इस हालत में नहीं देखना चाहता। अगर आप उस चोर को ढूंढ निकालें तो मैं खुद उसे खत्म करने में आपकी मदद करूंगा। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, मुझे पता चला है कि वह चोर ब्लैक गैंग का उपप्रमुख गोलन खत्री है। उसे ढूंढना अब आपका काम है। बात सुनने में भले ही मदद जैसी लग रही थी, मगर वहां बैठे हर अनुभवी प्रमुख समझ चुके थे यह दया नहीं, बदले की शुरुआत थी। कल ही खबर फैली थी कि राघवन के एक स्टूडेंट को किसी तीर धनुष वाले तीरंदाज ने घायल कर दिया था और वह गुस्से से आग बबूला हो उठा था। इन पुराने लोमड़ियों को समझने में देर नहीं लगी। राघवन उनकी खोई महिमा लौटाने नहीं आया था, वो अपने स्टूडेंट का बदला लेना चाहता था। जहां तक गोलन खत्री का सवाल था, वो सच में चोर था या नहीं, अब इससे फर्क नहीं पड़ता था। चोरी की घटना आधा साल पुरानी थी। उस समय उन्हें अपमान जरूर लगा था, लेकिन नुकसान बड़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने जांच बंद कर दी थी। मगर अब राघवन ने पुराने जख्म को फिर से कुरेद दिया था, ताकि पांचों परिवार अपने पूरे रंगून साम्राज्य के संबंधों का इस्तेमाल करके उसके दुश्मन को ढूंढ निकालें। सभागार में सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ रहा था कि असली तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ है, और शायद अगला कदम ऐसा होने वाला था जो पूरे जटायु परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। तो प्यारे वाचकों, आज के एपिसोड तो पूरे दे दिए मैंने, लेकिन बड़ी निराशा से मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि आज रोज की तुलना में आधे लोगों ने भी मुझे स्टिकर नहीं दिए। कोई बात नहीं, जैसे आपको सही लगे। अगर मेरा इस कहानी को अपना सारा समय देना इसी चीज के लायक है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना।